सर मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू था तो इसलिए लेट हो गया क्लास ज्वाइन करने में। नहीं कोई बात नहीं, अभी तो क्लास खत्म ही हुआ था तभी आपने ज्वाइन किया। ओके सर। हम लोग सेकेंड सत्र में स्वागत कर रहे हैं और हमारे बीच में प्रीति अरोड़ा जी हैं, आज की फैकल्टी है हमारी, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। तो अन्य लोगों का जो भी स्वागत है उनके साथ साथ मैडम का स्वागत। और हम लोग शुरू कर रहे हैं इस बार ट्रीटाइज 7 पर ये चर्चा आज की हो रही है और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। वो बॉडी फ्लूइड्स पर चर्चा करेंगी, उस पर जो रोग हैं उनकी चर्चा करेंगी। तो ओवर टू मैडम प्रीति। थैंक यू सर। आप सभी को नमस्ते, सर को भी नमस्ते और हमारे गुरुजनों को प्रणाम। आज हम बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बॉडी फ्लूइड्स को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स बेसिकली लिक्विड ही होता है और ये लिक्विड है जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और आपके जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी आपको मिलते हैं विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स ये सब उसको जो है आपकी बॉडी तक पहुंचाता है बॉडी फ्लूइड्स। क्योंकि उसमें ब्लड आता है तो ब्लड के थ्रू ही आपको ये सब सब्सटेंसेस मिलते हैं। तो ये इसके अंदर आपका ब्लड यूरिन स्वेट टीयर्स ये सब आता है बॉडी फ्लूइड्स में। और इसका ये इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन हो गया आयंस हो गए। तो ये सब चीजें वो होती हैं जो आपकी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। तो ये होते हैं आपके बॉडी फ्लूइड्स। बेसिकली ये लिक्विड होता है जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है विद इन द बॉडी अराउंड योर बॉडी। और इसमें प्रोटीन्स और आयंस होते हैं विच हेल्प योर बॉडी टू फंक्शन। और जितने भी अगर हमने समझना है कि बॉडी फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं तो हम इसी बुक में ट्रीटाइज 7 में पेज नंबर 10 इंग्लिश में आता है, हिंदी में सर बता देंगे बाद में। तो पेज नंबर 10 पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे काफी तरह के बॉडी फ्लूइड्स की चर्चा की गई है कि किस किस तरह से जो है बॉडी फ्लूइड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। सो ये 20+ उसमें चीजें दी हुई हैं तो उसमें आप बेटर समझ सकते हैं कि उसमें किस तरह के बॉडी फ्लूइड्स हैं। जैसे हमने पढ़ा था इस ट्रीटाइज 7 में कि 4 तरह के इम्बैलेंसेस होते हैं जिसमें छी है, ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है और एसेंस है। तो ये तीसरे टाइप का जो इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में होता है वो है बॉडी फ्लूइड्स का। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम बॉडी फ्लूइड्स पे चर्चा करते हैं तो यहाँ पे डिजीजेस कितने तरह के हो सकते हैं बॉडी फ्लूइड्स की किस तरह की कमी से किस तरह के डिजीजेस हो सकते हैं तो उस पर हम आज बेसिकली फोकस करेंगे। तो पहला है डेफिशिएंट कंडीशन कि अगर डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी फ्लूइड्स की तो उसमें ड्राइनेस हो जाती है। एक्सेस हो जाता है बॉडी फ्लूइड्स का तो उसमें आपको एडिमा हो जाता है। और बॉडी फ्लूइड्स कॉज इन्फ्लेमेशन। तो इसमें आप ये समझिए कि बॉडी फ्लूइड क्योंकि लिक्विड है तो जहाँ पे लिक्विड कम होगा तो वहां पे ड्राइनेस आ जाएगी। अगर वो लिक्विड ज्यादा हो गया तो वहां पे सूजन आ जाएगी तो एडिमा बन गया वो। और उसी तरह से फिर हम फ्लेम को आगे समझेंगे जो कि नया टॉपिक है हमारे लिए इस बुक के हिसाब से। तो पहले हम डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम ये हमारे बुक के हिसाब से ही चलेंगे। तो बुक में लिखा गया कि बॉडी फ्लूइड्स आर रिलेटेड टू यिन। अब जैसे हमने यिन एंड यांग पढ़ा था कि एक स्ट्रक्चर है और एक फंक्शन है। तो उसी तरह से बॉडी फ्लूइड्स के जितने भी बॉडी में कंपोनेंट्स हैं तो उसको भी हमने ऑर्गन्स भी हमने देखा कि ऑर्गन्स भी यिन ऑर्गन्स और यांग ऑर्गन्स होते हैं। तो इसी तरह से ही बॉडी फ्लूइड्स बॉडी की हर चीज को जो है यिन और यांग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। तो बॉडी फ्लूइड्स जो है यिन में आते हैं। और यिन में इसलिए आते हैं क्योंकि आपके स्ट्रक्चर्स को ये जो है हेल्प करते हैं फंक्शन करने में। तो अगर स्ट्रक्चर आपका बॉडी का ठीक है, अगर लिवर का स्ट्रक्चर ठीक है तो उसका फंक्शन भी ठीक होगा। ऐसे ही किडनी का स्ट्रक्चर ठीक है तो उसका फंक्शन भी ठीक होगा। तो ये जो है स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, आपके यिन से रिलेटेड है ये बॉडी फ्लूइड्स। सो दैट इज द रीजन वाई ये बुक कह रही है कि बॉडी फ्लूइड्स आर रिलेटेड टू यिन। और अगर इस यिन में कमी आ रही है तो बॉडी फ्लूइड में भी डेफिशिएंसी आ जाती है। और ये डेफिशिएंसी किस कंडीशन में आती है फिर ये बताया गया है इसमें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आपकी बहुत वॉमिटिंग्स हो रही हैं और या आपको डायरिया है। तो इन 3 कंडीशंस में और प्लस फिर यहाँ पे लिखा है एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो ये 4 कंडीशंस में जो है ये जो है आपकी बॉडी फ्लूइड्स में डेफिशिएंसी आ जाती है। तो इन 4 कंडीशंस को अगर हम समझेंगे तो ये डिहाइड्रेशन की तरफ भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। जब आपको अच्छे से स्वेटिंग होगी, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा तो इन केसेस में जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। और इसके बिसाइड्स जो एक और स्पेशल कंडीशन होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग की। तो उन चारों केसेस में जो है आपको जो है डेफिशिएंसी बॉडी फ्लूइड हो जाती है। अब बॉडी फ्लूइड्स जो है ये डेफिशिएंसी जो है ये 4 ऑर्गन्स में आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें यहाँ पे चर्चा की गई है कि बॉडी फ्लूइड्स अगर डेफिशिएंट होंगे, लंग्स में डेफिशिएंसी होगी, किडनी में डेफिशिएंसी होगी बॉडी फ्लूइड्स की, स्टमक में डेफिशिएंसी होगी और लार्ज इंटेस्टाइन में डेफिशिएंसी होगी। तो हर ऑर्गन के जो है डिफरेंट सिम्टम्स होंगे क्योंकि हर ऑर्गन का फंक्शन डिफरेंट है तो इसलिए उसके सिम्टम्स भी डिफरेंट ही होंगे बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी में।
तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑर्डर इसमें चेंज करूंगी, क्योंकि इसमें पहले लंग्स के बाद स्टमक आ रहा है, तो मैं आप चाहूंगी कि आप इसको समझिए जिस तरह से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। पहले हम समझेंगे लंग्स में कैसे डेफिशिएंसी आती है, फिर हम समझेंगे किडनी में कैसे डेफिशिएंसी आती है, फिर स्टमक पे हम जाएंगे और फिर लार्ज इंटेस्टाइन को हम समझना चाहेंगे। क्योंकि आप अगर इस ऑर्डर में जाएंगे तो आपको ईजी रहेगा, क्योंकि लंग्स और किडनी दोनों येन ऑर्गन्स है, और स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों यांग ऑर्गन्स हैं, और स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों कनेक्टेड हैं। और लंग्स और किडनी भी हमने इस चैप्टर में, जब हमने लाइफ सब्सटेंस पढ़ा था, तो हमने देखा था कि लंग्स एंड किडनी जो है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और एक साइक्लिक पैटर्न बनाते हैं, क्योंकि लंग्स जो है आपकी एक्सलेशन में हेल्प करता है और किडनी आपकी इनहेलेशन में हेल्प करती है। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक क्लोज इंटर रिलेशनशिप है आपके लंग्स और किडनी में। तो लंग्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आप किडनी से भी इजिली रिलेट कर पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन लंग्स से। तो लंग्स में जब डेफिशिएंसी हम देखते हैं तो वो 5D सिंड्रोम कही जाती है, कि 5 तरह की इसमें डेफिशिएंसीज के सिम्टम्स आते हैं, जिसको हम 5D सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें आता है आपका 1 सेकेंड। सबसे पहले हम माउथ से शुरू करेंगे, सिस्टमैटिकली चलेंगे, ताकि आपको आगे जाके जो है कंफ्यूजन भी ना रहे और आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो आगे एग्जाम्स के टाइम पे। तो ड्राई माउथ, ड्राई टंग, ड्राई थ्रोट, ड्राई कॉफ, ड्राई स्किन। अगर आपका मुंह सूख गया तो आपकी जीभ भी सूख जाएगी, जब जीभ सूख जाएगी तो आपका गला भी सूख जाएगा, जब गला सूखेगा तो आपको ऑब्वियसली कॉफ भी आएगी, और जब कॉफ आएगी तो डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी में जो है ड्राइनेस भी धीरे धीरे स्प्रेड हो जाती है, अगर आप उसको इनिशियल स्टेजेस पे कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ड्राई स्किन, तो इसमें जो है 5 तरह के ये जो 5 सिम्टम्स हैं, ये 5D सिंड्रोम कहे जाते हैं। माउथ से शुरू होते हुए टंग, टंग से थ्रोट, फिर कॉफ और फिर स्किन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राई कॉफ एंड ड्राई स्किन, जिससे आपको पता चलता है कि डेफिशिएंसी जो आपके लंग्स में हो रही है। जब आपके लंग्स में पानी की कमी हो जाती है, आप पानी कम पीते हैं कुछ दिनों तक, डिहाइड्रेशन हो जाती है आपकी बॉडी में, तो आपकी लंग्स से ऑटोमेटिकली ड्राई कॉफ आनी शुरू हो जाती है, जो आपको समझ आ जाता है कि आपको जो है लंग्स में डेफिशिएंसी जो है हो चुकी है, डिहाइड्रेशन हो चुकी है। सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है ड्राई कॉफ एंड ड्राई स्किन, जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपके लंग्स में डेफिशिएंसी है या पेशेंट की लंग्स में डेफिशिएंसी है। और क्योंकि ये डेफिशिएंसी है, तो इसमें जो प्रोटोकॉल हमारी बुक में लिखा है उसके हम सारे पॉइंट्स जो है टोन करेंगे। फिर उसके बाद हम जाते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन किडनी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि लंग्स और किडनी जो है इंटर रिलेटेड है, और सबसे ज़्यादा फ्लूइड जो है हमारी बॉडी में लंग्स में ही पाया जाता है, क्योंकि बॉडी में जब भी आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जितने भी होते हैं, आपके जो डाइजेशन है और भी रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी में एक दिन में होते हैं, उन सबका जो आउटपुट आ रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है हर पल, जो हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं अपनी ब्रेथ से, ये लंग्स में ही आ रहा है ये सारा। और वाटर वेपर क्योंकि लिक्विड है, तो सबसे मैक्सिमम लिक्विड जो है आपकी बॉडी में, या मैक्सिमम बॉडी फ्लूइड जो आपकी बॉडी में है, वो लंग्स में ही पाया जाता है। और दूसरा ये है हमारा किडनी में जो है, किडनी का बेसिकली रोल है, हमने जैसे पढ़ा लाइफ सब्सटेंस वाले चैप्टर में, किडनी इज रिलेटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन जो हमने बीएचबी में पढ़ा है वो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है। तो किडनी लगातार जो है आपके बॉडी फ्लूइड से ही रिलेटेड है, और लगातार जो है यूरिन फॉर्म कर रही है आपकी बॉडी में, इट इज नेवर रेस्टिंग, नॉन स्टॉप वर्क करती है आपकी किडनी। तो इन दोनों ऑर्गन्स में जो है मैक्सिमम जो है बॉडी फ्लूइड्स का काम हो रहा है। हम डेफिशिएंसी ऑफ किडनी पे जैसे आते हैं, तो जब किडनी यिन में डेफिशिएंसी होती है, किडनी यिन मतलब किडनी का स्ट्रक्चर, तो किडनी यिन में जब भी डेफिशिएंसी हो रही तो आपकी बॉडी में ड्राइनेस आएगी, और वो कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए आपको, जिसमें आएगा आपका ड्राई माउथ एट नाइट, क्योंकि किडनी यिन है तो मतलब ये रात से रिलेटेड है। किडनी यिन ऑर्गन है, और यिन जो है नाइट मानी जाती है, डे को हम यांग समझते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो किडनी के जितने भी सिम्टम्स आएंगे, जैसे आपको रात में यूरिनेशन जाना पड़ रहा है, रात में आपको स्वेटिंग हो रही है, रात में आपका मुंह सूख रहा है, तो ये किडनी से रिलेटेड है। तो ड्राई माउथ इन नाइट, फिर ड्राई थ्रोट, लेस यूरिनेशन, थर्स्ट, कॉन्स्टिपेशन, नाइट स्वेटिंग, ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। जब आपने किडनी यिन की डेफिशिएंसी होगी आपको, तो ये सारे इंटर रिलेटेड है, आपका मुंह सूखेगा, आपका गला सूखेगा, फिर क्योंकि आपका गला सूख रहा है तो आपको प्यास भी कम लगेगी, फिर यूरिनेशन भी आप कम करेंगे, फिर क्योंकि आप पानी कम पी रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन आपको नेचुरली उसकी वजह से हो जाएगी। और क्योंकि किडनी यिन ऑर्गन है और रात से ही रिलेटेड है वो, तो नाइट में स्वेटिंग भी आपको किडनी से ही आती है, नाइट स्वेटिंग इज रिलेटेड टू योर किडनीज। तो ये इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे प्रोटोकॉल में, इसको हम सारे को टोन करेंगे। तो ये हो गया आपकी किडनी डेफिशिएंसी की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। नेक्स्ट हम आते हैं स्टमक पे, और स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन जो है इंटर रिलेटेड ऑर्गन्स हैं। जो स्टमक डाइजेस्ट करेगा वही फूड मैटर जो है वो
वही मैटर जो है आपका बोलस जो है हमारा जो बनता है यहाँ पे, तो वो सारा मैटर जो है आधे लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके आधे लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद डेफिनेटली आपके ये बॉडी से एक्सपेल हो जाता है। तो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन 2 यहाँ ऑर्गन्स हैं जो इंटररिलेटेड हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को इकट्ठा ही पढ़ेंगे। तो स्टमक में जब स्टमक हीन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वहाँ पे जो है डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हो जाती है। और इसका मेन सिम्पटम है कि पेशेंट जो है टंग बिकम्स ड्राई, आपकी जीभ सूख जाती है। बट क्योंकि आपकी जीभ सूख गई है, बट उसमें एक क्योंकि ये स्टमक यान डेफिशिएंसी है, तो स्टमक यान डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स अलग होंगे, आपके स्टमक यान डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स अलग होंगे। जो इस बुक में अगर आप आगे जाके स्टमक के चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आप हर डेफिशिएंसी का जो एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है आप उसको समझ पाएंगे, तो उसमें आप फर्क करना सीख जाएंगे कि स्टमक यान डेफिशिएंसी के क्या खासियत है और स्टमक यान डेफिशिएंसी की क्या खासियत है। तो वो आप आगे चैप्टर्स में समझ सकते हैं। बट जो अभी हमें जो ये अपने बॉडी फ्लूइड्स के रोज इसको समझना है उसके मुतालिक, तो वो हमें ये समझना है कि आपकी जीभ सूख जाएगी, बट आपकी जीभ सूखने के बावजूद भी आप पानी कम पिएंगे। ये होती है स्टमक इन डेफिशिएंसी सबसे 2 मेन सिम्पटम्स, कि आपकी टंग ड्राई हो रही है, बट फिर भी पेशेंट को या आपको पानी पीने की इच्छा नहीं होगी। ये आपको वो चीज़ है जो आपको स्टमक इन डेफिशिएंसी के क्लियर कट सिम्पटम्स देते हैं, कि आप सारे सिम्पटम्स को भूल जाइए, सिर्फ ये 2 चीज़ें अगर पेशेंट दिखा रहा है या आपको ये 2 चीज़ें महसूस हो रही हैं अपने अंदर, तो इसका मतलब आपकी स्टमक इन डेफिशिएंसी आपको हुई पड़ी है। और ये 2 सिम्पटम्स के साथ-साथ जो रिलेटेड सिम्पटम्स हैं कि हॉरिज़ॉन्टल क्रैक्स आएँगे आपकी जीभ पे, और दूसरा आपको थर्स्ट नहीं लगेगी। तो ये आपके स्टमक इन डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स हो गए। और इसमें भी अगेन हम सारे पॉइंट्स को टोन करें, क्योंकि डेफिशिएंसी में हमने समझा है कि हम सारे पॉइंट्स को टोन करते हैं डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन का सीधा रिलेशन जो है हमारे स्टूल से है। क्योंकि ये लास्ट स्टेज ऑफ स्टूल फॉर्मेशन इन द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ जो है यहाँ पे एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्टूल के लिए है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जितना भी वाटर कंटेंट आपके अभी तक उस वेस्ट मटेरियल समझ लीजिए या रफेज समझ लीजिए बॉडी का, तो उसमें जितना भी वाटर है उसको सब ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, हमने बीएचपी में पढ़ा था। तो क्योंकि उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अब द स्टूल इज रेडी टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अवर बॉडी। तो अगर यहाँ पे बॉडी फ्लूइड की कमी है, वाटर कंटेंट की कमी है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो स्टूल जो है ड्राई हो जाएगा, और आपको डेफिकेशन करने में या मल को विसर्ग करने में जो है आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए ये 2 ही सिम्पटम्स हैं जो कि आप इजीली समझ सकते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेट करके। इसमें भी अगेन पॉइंट्स टोन होंगे जो भी प्रोटोकॉल में हमारे दिए गए हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं सेकंड कंडीशन जो इसमें आती है। एक हमने डेफिशिएंसी समझी, अब नेक्स्ट कंडीशन जो बॉडी फ्लूइड्स में आती है, जो ऑपोजिट है। जब डेफिशिएंसी है तो उसकी एक सिम्टम्स है, और नेक्स्ट कंडीशन जो उसकी ऑपोजिट है वो है एक्सेस। अगर बॉडी फ्लूइड कम है तो ड्राइनेस है, बॉडी फ्लूइड ज़्यादा है तो एडीमा है या सूजन है, जिसको हम सिंपल टर्म्स में कहेंगे। तो एडीमा में भी यहाँ पे 4 रीजंस दिए गए हैं: ड्यू टू स्प्लीन ची डेफिशिएंसी, ड्यू टू लंग्स ची डेफिशिएंसी, ड्यू टू किडनी यान डेफिशिएंसी, एंड ड्यू टू ऑल 3 स्प्लीन, लंग्स एंड किडनी डेफिशिएंसी। तो 4 रीजंस हैं। तो इसमें भी हम ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम पहले लंग्स को समझेंगे। लंग्स क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ऊपर है, उससे नीचे आपका स्प्लीन आता है, और उसके नीचे आपकी किडनी आती है। तो इसी तरह आपसे आप समझेंगे तो आपको याद करने में जो है आसानी रहेगी एग्जाम पर्पसेस से। तो लंग्स ड्यूटी ऊपर है, तो लंग्स टी डेफिशिएंसी हमने पढ़ा था इम्बैलेंस लाइफ सब्सटेंस में, कि लंग्स जो है आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से रिलेट करता है। तो जब आपकी लंग्स टी में डेफिशिएंसी होगी तो आपकी एडीमा या सूजन जो है आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होगी, आपके हाथों पे रिफ्लेक्ट होगी, और अपर पार्ट ऑफ बॉडी में रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये सारा पोर्शन जो है लंग्स ही कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद ड्यू टू स्प्लीन ची डेफिशिएंसी, अगर स्प्लीन में डेफिशिएंसी हो रही है तो उससे भी, अगर स्प्लीन ची डेफिशिएंसी का मतलब है कि स्प्लीन जो है अपना काम सही से नहीं कर रही। स्प्लीन का क्या काम है? स्प्लीन का काम है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। हमने चैप्टर में पढ़ा था पहले, कि आपके जितने भी बॉडी जो भी है, आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना और उसकी पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करना, वो है आपकी स्प्लीन का काम। अगर स्प्लीन ये काम नहीं कर रही है, बॉडी फ्लूइड को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही है उस फॉर्म में कि जिस फॉर्म में उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और उसको यूज कर सकती है अपने बेटरमेंट के लिए, तो वहाँ पे जो है वो इकट्ठा होना शुरू कर देता है वो बॉडी फ्लूइड। तो जब वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, वहाँ पे रिटेंशन हो रही है बॉडी फ्लूइड की स्प्लीन की वजह से, तो एडिमा आपके मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसमें एक कंडीशन का यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल एसाइड्स था। मतलब आपके पेट पे स्वेलिंग आने शुरू हो जाती है, पेट आपका फूलने लग जाता है, तो वो उस कंडीशन में जो है स्प्लीन ची डेफिशिएंसी का क्लियर कट सिम्टम है कि आपकी स्प्लीन ची डेफिशिएंसी का है ये। नेक्स्ट है आपका, और फिर इसमें यहाँ पे ये कहा गया कि ड्यू टू अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड लंग्स फंक्शन रिड्यूसेस एंड एडिमा कम्स ऑन हैंड। ये लंग्स टी डेफिशिएंसी में आपको बताना भूल रही थी, एक चीज इसमें और लिखी गई है कि अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड है।
अगर कोल्ड सीजन में आपको अगर ठंड लगती है तो उसमें भी लंग्स का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है, जैसे आपको ठंड लग गई। और दूसरा अगर समर्स में है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट, वो जैसे लू लग गई किसी को, तो उसमें भी जब आपको लू लग जाती है तब भी उसमें लंग्स का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। और अगर आपको ठंड लग जाती है, लंग्स में एकदम ठंडा झटका लग जाता है विंटर्स में, तो उन दोनों केसेस में जो है लंग्स का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। और उसकी वजह से भी कई बार आदमी को जो है एडिमा आ जाता है इन अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ऑन योर फेस। ये भी एक कंडीशन है उसके अंदर लंग्स टी डेफिशिएंसी में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किडनी यान डेफिशिएंसी के बारे में। अब किडनी यान जैसे हमें पता है कि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं कि मतलब किडनी का फंक्शन जो है रिड्यूस हो गया है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है। तो किडनी का फंक्शन रिड्यूस हो गया। जब किडनी का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है तो किडनी काम कम करने लग जाती है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स जो होना चाहिए, जो उसको टॉक्सिन्स निकालने हैं आपकी बॉडी से, तो वो जो है टॉक्सिन्स नहीं निकाल पाती किडनी, तो उसमें जो है एडीमा आपके लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो आपकी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो किडनी से रिलेटेड है। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे आपके फीट में आ गया, आपके पैरों में आ गया, आपकी एंकल में आ गया, तो वहां पे जो है आपको सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो किडनी में वाटर रिटेंशन हो रही है, आपके बॉडी फ्लूइड्स वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही है, टॉक्सिन्स को नहीं निकाल पा रही है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ यूरिया नहीं निकाल पा रही है, या क्रिएटिनिन नहीं निकाल पा रही, तो आपके यूरिक एसिड लेवल्स और लेवल्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और चौथा कारण है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑल थ्री, मतलब आपके स्प्लीन में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके लंग्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी किडनी में भी प्रॉब्लम आ रही। तो जब इन तीनों में कमी आ जाती है, तीनों ऑर्गन्स आपके वीक हो रहे शुरू हो जाते हैं, तो काम कम होना शुरू हो जाता है ड्यू टू एनी रीजंस, तो उसकी वजह से भी आपको जो है एडीमा आना शुरू हो जाता है बॉडी में। तो ये हमने एक्सेस ऑफ बॉडी फ्लूइड समझा। इसमें भी वेरिएंट कौन होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें तो पेशेंट कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपका जो है तीन ची डेफिशिएंसी, हाँ जी, इसमें भी टोन होंगे बिकॉज डेफिशिएंसी कंडीशन से, तो इसमें भी टोन होंगे पॉइंट्स। अब हम बॉडी फ्लूइड्स, जो थर्ड रीजन है यहाँ पे, जो जिसकी वजह से हमारे बॉडी फ्लूइड्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो है फ्लेम। और ये बहुत कॉमन रीजन है हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड्स में कमी आती है, या बॉडी फ्लूइड्स हमें जो है दिक्कत देते हैं। अब यहाँ पे फ्लेम का मतलब जो है बलगम से है, जिसको हम हिंदी में आसान शब्दों में समझ सकते हैं। फ्लेम स्टिकी सब्सटेंस है, ये फ्लूइड है और ये आपकी फ्लूइड इन नेचर है, ट्रांसपेरेंट इन नेचर है, स्टिकी इन नेचर है। तीन इसके फीचर्स हैं फ्लेम के, बलगम के। तो जब यहाँ पे जो है बॉडी फ्लूइड अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, आपकी बॉडी में जो भी फ्लूइड्स बन रहे हैं, जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको आप नहीं ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उसमें जो है तीन तरह से ये स्प्लीन आपकी इन्वॉल्व है इसमें, जैसे बुक में लिखा गया है। तो यहाँ पे तीन ऑर्गन्स की बात करते हैं हम, स्प्लीन की, लंग्स की और किडनी की। और स्प्लीन जो है यहाँ पे 75%, मैंने एक आपकी चाइनीज एक्यूप्रेशर हैंडबुक का जो है एक चैप्टर है, चैप्टर 4, जिसमें पूरा ये फ्लेम इम्बैलेंसेस के ऊपर जो है पूरा डिस्कशन किया गया है, उसमें काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है इस चीज को। तो अगर आप, मैंने वो सबको शेयर किया सर, आप ग्रुप में डाल देंगे, आप उसको समझिएगा, पढ़िएगा, तो उस पर आपको जो है फ्लेम का ये टॉपिक काफी क्लियर हो जाएगा और आपको समझने में बहुत आसान रहेगा। अगर फ्लेम आपकी बॉडी से क्लियर नहीं होता है, अगर आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी बॉडी फ्लूइड कहीं पे भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो उसको जो है ये प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। जैसे आपकी बॉडी में फाइब्रॉइड्स हो रहे, लाइपोमा हो गया, ट्यूमर्स बन गए, कहीं पे नोड बन रहा है आपकी बॉडी में, गांठें बन रही हैं आपके शरीर में, आपको नजर आ रही है कि आपकी स्किन के नीचे आपको ये सब चीजें नजर आ रही हैं, तो ये आपका बेसिकली फ्लेम की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि आपकी जो है किडनी और स्प्लीन ये जो है अच्छे से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड्स इज नॉट हैपनिंग। और किडनी का भी फंक्शन थोड़ा सा उसमें घट रहा है, बिकॉज किडनी भी इन्वॉल्व है आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में। तो ये दो चीजों की तरफ जो है इशारा करता है। और ये फ्लेम जो है विजिबल भी होती है, आप देख भी सकते हैं, और इनविजिबल भी होती है, आप नहीं देख सकते हैं उसको। और कई बार आप इसको, जैसे आप बलगम जैसे निकालते हैं, कभी आपके नाक से, कभी आप जैसे हम करते हैं तो नाक से निकलती है, या फिर आपके मुंह से निकलती है, या आपको कभी स्टूल में भी आपको ये फ्लेम नजर आती है, जब आप स्टूल स्टिकी हो जाता है, तो ये भी आपको क्लियर कट साइंस है कि इस फ्लेम जो है आपकी बॉडी में प्रॉब्लम दे रही है आपको। और आगे अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो आगे जाके आपको सारी प्रॉब्लम्स, ये जैसे नोड्स, ट्यूमर्स, लाइपोमा, ये सब इसमें सिस्ट हो रही, तो ये सब चीजें जो है आपको इसकी वजह से होती हैं आने वाले वक्त में। सो नाउ ये फ्लेम हमारी बॉडी में क्यों बनता है? बेसिकली जो है हमारी स्प्लीन जो है बॉडी फ्लूइड्स को ट्रांसफॉर्म करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी में। आपका यूरिन, आपका ब्लड, आपका टीयर्स, आपका ईयर वैट्स, ब्रेस्ट मिल्क, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, और आपका सेरेब्रो साइनोवियल फ्लूइड,
CSF जो है और साइनोवियल फ्लूइड्स, ये सारे जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, मतलब इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है आपका ब्लड। अगर कहीं पे भी कमी आ रही है तो ये फ्लेम क्यों बनता है उस केस में, और आपकी क्यों बॉडी इसको स्टोर करना शुरू कर देती है, तो वो सिर्फ इसलिए है कि आपके 3 ऑर्गन्स जो हैं ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब पहला ऑर्गन है स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन बेसिकली यहाँ हीरो है हमारा बॉडी फ्लूइड्स का। कि अगर स्प्लीन कमजोर हो जाएगी तो आपकी बॉडी फ्लूइड्स जो हैं सही से ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं प्रदान करेंगे, या जो भी उनका काम है आपकी बॉडी में वो नहीं करेंगे। 75% जो है इसमें रोल स्प्लीन का है। उसके बाद लंग्स का रोल जो है इसमें 15% आ जाता है। 15% जो है लंग्स का काम है आपकी बॉडी फ्लूइड्स को ट्रांसफॉर्म करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो आपकी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं रेस्पिरेशन के, इसमें जो भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है डाइजेशन की या जो भी है, तो उसका जो आउटपुट आ रहा है आपकी बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है। और अगर कहीं पे लंग्स में कमी आ रही है तो ये लंग्स जो है काम नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से चीजें आपकी बॉडी में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं और आपको जो है ये कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करती हैं फ्लेम के रूप में। और तीसरा इसमें है 10% रोल, जिसका है किडनी का। किडनी का भी अगर आपके वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, यूरिन प्रॉपर नहीं बन रहा आपकी बॉडी में, और जितना भी जैसे यूरिक एसिड नहीं प्रॉपर आपकी बॉडी से एक्सपेल हो रहा, उसमें जो है काम नहीं कर रहा है आपका लिवर भी और किडनी भी, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो आपके यूरिक एसिड लेवल्स, क्रिएटिनाइन लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये तीनों लेवल्स जो है आपकी बॉडी में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सीधा क्लियर कट आपको बताता है कि यहाँ पे जो है बॉडी में रुकावट हो रही है, कहीं पे भी बॉडी फ्लूइड्स की कोई प्रॉब्लम दे रहा है आपको। तो ये 3 ऑर्गन्स हैं और इनको 3 ऑर्गन्स को आप डिटेल में समझ पाएंगे जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं। तो मैं आपको आपके साथ अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। तो पहला इसमें जो है फ्लेम के जो है पहले बुक में जो लिखा हुआ स्प्लीन डेफिशिएंसी के बारे में बात की गई है कि स्प्लीन आपका ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा आपकी बॉडी फ्लूइड्स को, तो इसकी वजह से जो है आपकी बॉडी में रुकावट आनी शुरू हो जाती है, फ्लेम फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। और फ्लेम जैसे हम यहाँ पे पीसीए में तो इसको फ्लेम कहते हैं, और अगर हम बीएचपी में जाएं तो आप इसको समझ सकते हैं हेमोराज के रूप में। तो हेमोरेजेस बननी शुरू हो जाती है, क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ ब्लॉकेजेस ही हैं। एक सेकंड जी, मेरी कोई कॉल आ रही है, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। सॉरी ब्रेक के लिए बड़ी कॉल आ रही थी। ओके, फिर इसके बाद जो है स्प्लीन के साथ साथ यहाँ पे बुक में लंग्स और किडनी के बारे में बात किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्लीन का 75% रोल है, लंग्स का 10% 15% रोल है, और उसके बाद जो 10% है वो किडनी का रोल है। तो ये 3 ऑर्गन्स जो है इसकी वजह से जो है फ्लेम आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। ओके, तो उसके बाद फ्लेम यहाँ पे 2 टाइप्स की लिखी गई है हमारी बुक में, जैसे इनविजिबल फ्लेम और विजिबल फ्लेम। कि फ्लेम एक वो जिसको हम देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, और दूसरा फ्लेम वो है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, काफी टाइम तक आपको पता नहीं चलता है, बट ये जब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है रुकावट, तो फिर आपको फिर वो फाइब्रॉइड के रूप में, सिस्ट के रूप में, लाइपोमा के रूप में आपको दिखना शुरू हो जाता है। बट इनिशियली जब ये बनना शुरू होता है तो आपको नजर नहीं आता ये फ्लेम, लेकिन आप जल्दी समझ पाते हैं। आप एकदम से ठंड लग जाती है तो आपको व्हाइट कलर की कफ निकलनी शुरू हो जाती है, चाहे आपके मुंह से निकले चाहे आपके हाथ से निकले, तो आपको व्हाइट कलर की कफ निकलनी शुरू हो जाती है, आपको दिखती है। और यही अगर आप यहाँ पे इसको नहीं कंट्रोल करते हैं तो फिर ये येलो कलर में चेंज हो जाती है। अगर आप येलो स्टेज पे भी आपको नहीं कंट्रोल करते हैं, नहीं ध्यान देते आप उसकी तरफ, तवज्जो नहीं देते आप अपनी हेल्थ को, तो फिर ये ग्रीन कलर में आ जाती है। तो बेसिकली स्टेजेस हैं, पहले व्हाइट फ्लेम बनेगी, फिर येलो कलर में हो जाएगी, और फिर उसके बाद अगर आपने नहीं उसको समझा और नहीं पकड़ा तो फिर ये ग्रीन कलर में आ जाती है। ग्रीन कलर में जब फ्लेम आ जाती है, आपको नजर आती है मुंह और नाक से निकलती हुई, तो इसका मतलब आप समझिए कि आपको इन्फेक्शन की स्टेज हो रही है आपकी बॉडी में। कहीं ना कहीं इन्फेक्शन जो है, जो ऑर्गन आपका सबसे वीक ऑर्गन था उस टाइम पे, उस वीक ऑर्गन की वजह से अब आपकी फ्लेम जो है ग्रीन कलर में आ चुकी है। तो ये कारण है, ये स्टेजेस हैं उसके अंदर। तो इसमें जो फ्लेम हैविंग अ फॉर्म की बात की गई है, पहले मैं आपको बुक से कवर करवा दूंगी ये चैप्टर, उसके बाद फिर जो हमारी चाइनीज एक्यूप्रेशर की जो हैंडबुक का जो लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ फिर मैं आपको डिस्कस करूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पहले बुक को ही कवर कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट है फ्लेम हैविंग अ फॉर्म, विजिबल फ्लेम जिसको हम कहते हैं। तो ये फ्लेम वो है जो आपके लंग्स से बाहर निकलती है। अब ये लंग्स से बाहर निकल रही है मतलब आपके नाक या मुंह से जो है आप इसको देख सकते हैं निकलता हुआ। तो वही आपकी बुक में भी लिखा है कि जब आप स्पिट करेंगे या आप थूकेंगे तो आप इसको फ्लेम को पहचान पाएंगे। तो ये 3 तरह की होती है, व्हाइट होती है, येलो या ग्रीन, और वाटरी फ्लेम। तो व्हाइट फ्लेम क्यों है? ये स्प्लीन ची डेफिशिएंसी और स्प्लीन यान डेफिशिएंसी, जब स्प्लीन में एनर्जी कम हो गई या स्प्लीन का फंक्शन कम हो गया, तो उस केस में जो है ये व्हाइट हो जाती है और व्हाइट कलर में आपको नजर आती है।
और वो क्यों नजर आती है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स नहीं हो रही है आपके शरीर में, और आप ज्यादा वसा युक्त भोजन कर रहे हैं, जैसे आप घी बहुत खा रहे हैं, या ऑयल ज्यादा ले रहे हैं, या फैटी फूड्स ज्यादा ले रहे हैं, या जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ठीक काम नहीं कर रही है। और स्टमक दोनों में कमी है, तो आपके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स जो नहीं हो रही, इसकी वजह से जो है फ्लेम बन रही, स्प्लीन ची और स्प्लीन यान डेफिशिएंसी की वजह से। तो उस केस में जो है ये फ्लेम जो है आपकी लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। लंग्स पे ही फोकस किया गया है, जबकि हमने 3 कॉजेज समझे हैं, स्प्लीन का, लंग्स का और किडनी का, बट इस बुक में हम सिर्फ लंग्स पे फोकस कर रहे हैं कि लंग्स में हम कैसे देख पाएंगे इस फ्लेम को। उसके आप और पेशेंट को जो है लेटने में बहुत तकलीफ होती है। अगर पेशेंट लेटता है तो उसको खांसी आने लग जाती है, या उसको बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, उसकी सांस अटकनी शुरू हो जाती है, वो ब्रीथ नहीं कर पाता है पेशेंट उस स्टेज में। तो उस स्टेज में ये मतलब है कि फ्लेम जितनी भी है आपकी लंग्स को सबसे पहले उसने अटैक किया और वहां पे जो है वो जमा हो गई। तो इसमें जितने भी ये एक्यूट कंडीशन है, सबसे पहले आपको ये ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है, एक्यूट है, अगर आप इस लेवल पे उसको संभाल लेंगे तो आपको आगे जाके जो है और प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगी। फिर उसके बाद जो है येलो या ग्रीन फ्लेम, ये नेक्स्ट स्टेज है उसकी। अगर आपने व्हाइट पे उसको कंट्रोल नहीं किया तो अब ये नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है। इसमें क्यों है ये येलो या ग्रीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हीट का फैक्टर आ रहा है। अब आपने जो है फैटी फूड्स खाए, हॉट फूड्स खाए, मतलब गर्म तासीर का भोजन खाया, या आपने बहुत ज्यादा गर्म भोजन खाया, तो उसमें ये हॉट फूड्स में आ जाता है। या फिर स्मोकर्स हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर हैं आप, तो उस केस में जो है ये लंग्स में हीट बढ़ जाती है, और लंग्स में हीट बढ़ने की वजह से जो है वो येलो या ग्रीन कलर में वो कन्वर्ट हो जाती है फ्लेम। और फिर आपको ये टोरॉनिक कंडीशन में ये कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज बहुत टाइम तक ये इमिडिएटली नहीं हो रहा, जबकि व्हाइट फ्लेम जो है वो इमिडिएटली बनेगी। पॉज हुआ और उसका इफेक्ट आपको नजर आया, बट यहाँ पे पॉज हो चुका है, बट ये आपको कुछ टाइम बाद नजर आएगा, क्योंकि आप ये रिपीटेडली किए जा रहे हैं, इसको पूरा साइकिल बन रहा है आपकी बॉडी में। तो कुछ टाइम तक तो बॉडी टॉलरेट करती है, और जब उसकी हद हो जाती है तो फिर वो जो है क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर आपको ये ग्रीन फ्लेम या येलो फ्लेम के रूप में नजर आती है, और आपके मुंह से जो है दुर्गंध भी आनी शुरू हो जाती है। और वूपिंग कॉफ या एस्थमा की भी इसमें बुक में मिसाल दी गई है, कि आपको वूपिंग कॉफ या एस्थमा जो है हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लंग्स आपकी वीक हो चुकी हैं। नॉर्मली आपको कॉफ नहीं आएगा, बट जब लंग्स में ड्राइनेस आ रही तो आपको ड्राई कॉफ आएगा। और लंग्स अगर वीक हो रही, उनका फंक्शन कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम जो है अटक गई है, उसने अटक के जो है लंग्स के फंक्शन को कमजोर कर दिया गया है, तो इससे आपके लंग्स पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और क्योंकि हार्ट भी वहीं से उससे रिलेटेड है, तो लंग्स और हार्ट दोनों यहाँ पे इफेक्ट हो जाएंगे। और तीसरी कंडीशन जो इसमें है, थिन वाटरी फ्लेम विद फोम। अब ये जो है आपके बुजुर्ग लोगों को या प्रौढ़ावस्था वाले लोगों को ज्यादा होती है। ये भी क्रोनिक एलिमेंट है जो काफी टाइम से चली आ रही है, बट क्योंकि आपने उस पर तवज्जो नहीं दी है, आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, तो ये क्रोनिक वे में अब ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और आपकी बॉडी के अंदर जो है वीकनेस को दर्शाती है ये, कि आपकी बॉडी में जो है स्प्लीन और लंग्स दोनों में डेफिशिएंसी आ चुकी है, दोनों कमजोर हो चुके हैं अपने काम में। और या तो स्प्लीन यान और लंग्स यान डेफिशिएंसी, स्प्लीन यान और लंग्स यान हमें पता है कि यान है तो फंक्शन, तो स्प्लीन और लंग्स के फंक्शन में कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से जो है दोनों प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये वाटरी फ्लेम के रूप में। और आपको जब आप कफ निकालेंगे या बलगम निकालेंगे अपने मुंह से या नाक से, तो मतलब मुंह से निकालेंगे तो आपको फोम नजर आएगी, और अगर नोज से एक्सपेल करेंगे तो आपको ये वाटरी फ्लेम होगी। फिर जो सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्लेम जो हम यहाँ पे है, फ्लेम विदाउट अ फॉर्म। अब ये वो फ्लेम है जो आपकी बॉडी के अंदर ही अंदर रुकावट पैदा कर रही है, बट ये आपको नजर नहीं आती है। तो ये जो हम इनविजिबल फ्लेम है, ये 6 तरीके से आपको नजर आती है इन डिफरेंट फॉर्म से, इसके 6 फॉर्म्स हैं इसके फ्लेम के। तो आपकी स्किन के नीचे आपको नजर आएगी नोड्स के फॉर्म में, नोड्स मतलब गांठों के रूप में, या फिर आपके मेरिडियंस में नमनेस आ जाएगी, मतलब आपके हाथों पैरों में नमनेस आनी शुरू हो जाएगी, सुबह आप उठेंगे तो नमनेस आपको महसूस होगी। फिर स्टैग्नेशन इन हार्ट की बात की जा रही है, इसमें आपका जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आपको हेलुसिनेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हार्ट का सीधा कनेक्शन आपके माइंड से है। हार्ट वैल्व्स में भी प्रॉब्लम देता है ये फ्लेम, और आपके माइंड जो मेंटल कंडीशन है आपकी, उस पर भी ये फ्लेम जो है इफेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन की बात की गई है, फिर किडनी स्टोन की बात की गई है, और डिफॉर्मिटी इन जॉइंट्स जो कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में है। ये 6 तरीके से जो है आपको ये इनविजिबल फ्लेम अपनी अपनी बॉडी में आप पहचान सकते हैं। कि अगर 6 तरीकों में से कोई भी एक कंडीशन है, या 6 की 6 कंडीशन है, तो आप सीधा समझिए कि कहीं ना कहीं आपके किसी ऑर्गन में रुकावट आ चुकी है, उसके फंक्शन में कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से जो है ये फ्लेम आपके फॉर्मेशन दे रही है।
और ये काफी टाइम लगता है इसको रिफ्लेक्ट होने में। ये नहीं कि आपको आज प्रॉब्लम आई तो आपको आज पता चलेगा, महीने 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमको समझना है वो है बिलो द स्किन एज नोड्स। जब आपकी स्किन के नीचे ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, कहीं रुकावट आती है यहाँ पे मेरिडियंस में, तो ये आपको कैसे नजर आती है? लिम्फ नोड्स आपको बॉडी में होने शुरू हो जाएंगे, आपको फाइब्रॉइड नजर आएंगे, लाइपोमा आपको नजर आएगा। लाइपोमा तो आपको स्किन के ऊपर ही विजिबल हो जाता है। फाइब्रॉइड्स वो होता है जब आप टेस्ट करवाते हैं, कोई सीटी स्कैन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें आपको फाइब्रॉइड्स पता चलते हैं। मेजरली ये यूट्रस वही इफेक्ट करते हैं ज्यादा। फिर नर्व गैंग्लियन की बात हो रही थी, आपको ब्रेन के कहीं गैंग्लियंस में जो ब्रेन से जितनी भी निकलने वाली जो आपकी नर्व्स हैं, उसमें कहीं पे आपको स्वेलिंग आ रही है, या लिम्फ नोड में आपको स्वेलिंग आ रही है, तो ये उस टाइप में जो आपको ये बिलो द स्किन नजर आती है। अब इसमें जो है अगर हमने इसको ठीक करना है तो लिम्फ ड्रेन एक्सरसाइजेज आप अगर गूगल करेंगे तो आपको नजर आएगा। लिम्फ ड्रेन एक्सरसाइजेज वहाँ पे हमने टैप करना होता है जहाँ पे लिम्फ ग्लैंड सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे आपके आर्मपिट्स रीजन हो गया, आपका पेल्विक रीजन हो गया, जहाँ पे आपकी ये पेल्विक रीजन जहाँ पे है आपका, जहाँ पे लेग्स आपकी शुरू होती हैं, वो रीजन हो गया, आपके आर्मपिट्स हो गया, आपका लिवर का रीजन जो है वो वाला रीजन हो गया। तो ये कुछ जगह है, 6 प्लेसेस हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे लिम्फ जो है, लिम्फ नोड सबसे ज्यादा है। अगर आप वो लिम्फ ड्रेन एक्सरसाइजेज आप करते हैं तो ये जो है धीरे धीरे जो जितनी भी स्टैग्नेशन है आपकी बॉडी में फ्लेम की, ये वहां से हिलने शुरू हो जाती है, उसको मूवमेंट मिल जाती है और धीरे धीरे बॉडी उसको एक्सपेल कर देती है, उसको तरल पदार्थ में और बना के उसकी सॉलिडिफिकेशन जो उसकी हो चुकी है, उस सॉलिडिफिकेशन को बॉडी धीरे धीरे तोड़ती रहती है और फिर इसको धीरे धीरे आपकी बॉडी से एक्सपेल कर देती है। अगर आप वो करते हैं एक्सरसाइज तो आप वो देख सकते हैं गूगल करके। और इसमें हमें जो समझने वाली बात यह है कि जब हम यूट्राइन या ओवेरियन या लिवर फाइब्रॉइड्स की बात करते हैं तो वो इसकी फ्लेम की वजह से नहीं होते हैं, वो आपके लिवर ब्लड स्टैसिस ऑफ ब्लड या बेसिकली लिवर ब्लड स्टैसिस की वजह से ही आपको ओवेरियन फाइब्रॉइड्स होंगे या यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होंगे या लिवर में फाइब्रॉइड्स होंगे। तो ये स्टैसिस ऑफ ब्लड की वजह से है, ये आपके फ्लेम की वजह से नहीं है, ये आपको याद करना चाहिए। फिर बुक में लिखा गया कि इसको हम लोकेशन देख सकते हैं इन फाइब्रॉइड्स की और उसके हिसाब से जो है हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर वॉल्स के पॉइंट की बात की गई है, जो फाइब्रॉइड डिजनरेशन या फैट डिजनरेशन में रेडियंस हैं, तो उन पे अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आप उन फ्लेम के जो फॉर्म्स हैं नोड्स की फॉर्म में, आप उसको अपने शरीर से एक्सपेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है नमनेस इन मेरिडियंस भी एक सेकेंड फैक्टर है कि जब लैक ऑफ आपकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है बॉडी में, कहीं पे कहीं ना कमी है आपकी बॉडी में, चाहे ब्लड की विस्कोसिटी में कमी है या कोई और कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हैं आपकी बॉडी में, तो उसकी वजह से जो है ब्लड सर्कुलेशन के जो कुछ आर्टरीज में आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ब्लड जो है आपकी बॉडी में पूरी तरह सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो वो मेरिडियंस में जाके जो है नमनेस क्रिएट करता है। क्योंकि वो जो उसको काम करना है उस मेरिडियन में, जो ब्लड फ्लो की वजह से जो हीट या प्रोटीन्स या जो भी आयन मिलने हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं उस ऑर्गन को, तो उसकी वजह से जो है मेरिडियंस में जो है नमनेस आनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। और ये बेसिकली आपके ओल्ड लोगों में ज्यादा होता है क्योंकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन जो है कम हो चुकी है, तो ब्लड की मूवमेंट जो है वो धीरे हो चुकी है ड्यू टू एज फैक्टर्स। और एज फैक्टर की वजह से भी, और दूसरा जो ब्लड का जो ल्यूमेंस होते हैं, आर्टरीज का जो ल्यूमन जो है, आप समझ सकते हैं उसको, मैं हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट उनका जो डायमीटर है वो कम हो चुका है, तो उसकी वजह से जो है ब्लड की सर्कुलेशन में कमी आ चुकी है और उसकी वजह से जो है पैरालिसिस हो सकता है। यहाँ पे विंड स्ट्रोक की बात की गई है, तो विंड स्ट्रोक मतलब है पैरालिसिस, तो उसकी वजह से क्योंकि ब्लड पूरा सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही, अपनी ब्रेन को न्यूट्रिशन, पूरा ऑक्सीजन, पूरी न्यूट्रिशन नहीं जा रही है, तो उसकी वजह से जो है नमनेस या पैरालिसिस, ये सब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे हर डिफरेंट कंडीशन के जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं कि अगर आपको हाथों पैरों में नमनेस हो तो उससे क्या प्रोटोकॉल है, फिर आपके फोर आर्म यानी आर्म के जो एल्बो के नीचे जो है फोर आर्म, उसमें प्रॉब्लम है तो क्या है, अगर एल्बो में प्रॉब्लम है तो क्या प्रोटोकॉल है, और फिर पैरों के लिए भी दिए गए हैं और न्यूराइटिस की भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो ये सब जो है आपको इसमें मेरिडियंस में प्रॉब्लम आए तो इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। उसके बाद फिर ये स्टैग्नेशन इन हार्ट की बात की गई है कि जब नॉन विजिबल फ्लेम आपके हार्ट में आता है तो उसमें आपके हार्ट वेल्स को और ब्लड वेसल्स को सीधा अटैक करता है, वहां पे ये रुकावट पैदा कर देता है, तो जैसे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, उन क्लॉट्स की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, आपकी ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती है, तो उससे जो है हार्ट में स्टैग्नेशन आती है और इसकी वजह से जो आपका सबसे पहला जो इफेक्ट आता है आपके ब्रेन पे आता है, क्योंकि हार्ट और माइंड का कनेक्शन बहुत क्लोज कनेक्शन है। तो इससे आपके ब्रेन के ऊपर सीधा जैसे आपको डिप्रेशन हो गया, आपको मेनिया हो गया,
और आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या एपिलेप्सी हो गया, आपको हैलुसिनेशंस होंगे, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये सब कंडीशंस जो हैं, ये आपके फ्लेम अटैकिंग योर हार्ट है। यहाँ पे जो है क्लॉट्स बन रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से आपके माइंड पे इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है गॉल ब्लैडर स्टोन का। स्प्लीन और गॉल ब्लैडर हमने पढ़ा कि दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। तो जब स्प्लीन ची डेफिशिएंसी होगी, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ बट मैं आपको वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि जब स्प्लीन ची डेफिशिएंसी होगी तो गॉल ब्लैडर में सीधा इफेक्ट आएगा। तो इसमें यहाँ पे अगर काफी टाइम पर जो है स्टैग्नेशन हो रही है, बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो रही है, ब्लड की यहाँ पे पूरी आपकी सर्कुलेशन नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से जो है गॉल ब्लैडर का फंक्शन कम हो गया है और उसकी वजह से जो है यहाँ पे हीट बढ़ती जा रही है क्योंकि गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन उसने करना है वो नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे हीट इकट्ठी होती जा रही है, जमा होती जा रही है, तो उसकी वजह से जो है हीट की वजह से, तो ये हीट और ह्यूमिडिटी जो ब्लड से आपको ह्यूमिडिटी मिल रही है और प्लस जो हीट पैदा हो रही है वहाँ पे उस स्थान पे, उसकी वजह से जो है वो धीरे धीरे वो जो सॉलिडिफाई होकर वो स्टोन में बदल जाता है। तो वहाँ पे धीरे-धीरे एक स्टोन बन जाता है आपके गॉल ब्लैडर में और उसका फिर प्रोटोकॉल यहाँ पे आपको दिया गया है। और फिर यहाँ पे किडनी स्टोन्स की बात ही रही है नेक्स्ट, उसमें भी यही है कि आपकी फ्लेम वहाँ पे गई, किडनी का फंक्शन उसने जो है अवरुद्ध कर दिया उसकी किडनी के फंक्शन को, क्योंकि वहाँ पे भी बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी तो वहाँ पे ऑलरेडी है, नमी वहाँ पे ऑलरेडी है और प्लस वहाँ पे क्योंकि वो स्टैग्नेशन हो रहा है तो कहीं न कहीं रुकावट पैदा कर रहा है, तो वहाँ पे हीट जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो उस हीट की वजह से और उस ह्यूमिडिटी जो वहाँ पे नमी है वहाँ पे किडनी के अंदर ऑलरेडी, उस नमी की वजह से जो है वो धीरे-धीरे वो जो है वहाँ पे भी स्टोन बन जाता है। हीट और ह्यूमिडिटी दोनों मिलके जो है स्टोन बना देती है वहाँ पे, गॉल ब्लैडर में भी और किडनी में भी। तो इसकी वजह से जो है आपके प्रॉब्लम हो जाती है और ये फ्लेम आपको नज़र आती है कि किडनी स्टोन्स हो रहे हैं आपको या गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो रहे हैं। फिर इसकी भी ट्रीटमेंट आपको दी गई है। उसके बाद फिर डिफ़ॉर्मिटी इन जॉइंट्स की बात की गई है कि इसमें जो है जैसे वात बढ़ जाती है आपके शरीर में, तो उसमें आपको जो है वो आपके जॉइंट्स पे सीधा इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि वात, पित्त, कफ हमने पढ़ा था तो तीनों चीज़ें जो हैं ऑलरेडी इंटर रिलेटेड हैं। कफ को जैसे हमने समझा था कि कफ जो है कॉन्सन्ट्रेशन है, कफ है डिपोज़िशन। तो जब ये आपकी वात जो है बढ़ गई शरीर में और आपकी कफ मूव नहीं कर रही है, आपका बलगम जो है वो बॉडी फ्लूइड की वजह से जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा प्रॉपर, तो उसकी वजह से जो आपके जॉइंट्स इफ़ेक्ट हो जाती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये नॉन विजिबल फ्लेम जो है आपके जॉइंट्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मतलब ये है कहने का कि जो आपकी किडनी में जो यूरिन है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है, ये जो सब बन रहे हैं, ये आपकी बॉडी से निकल नहीं रहे हैं। तो ये धीरे-धीरे क्या करते हैं, ये ना स्टोन्स के रूप में आपकी जॉइंट्स के ऊपर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जब आप कभी भी अल्ट्रासाउंड वगैरह में जाएँगे तो आपको उसके ऊपर छोटे-छोटे वो कुछ नज़र आते हैं इकट्ठे हुए हुए, स्टोन्स के रूप में। तो वो इसी की वजह से है कि ये मतलब फ्लेम जो है आपकी जो किडनी से एक्सपेल हो जाने चाहिए थे टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकल नहीं रहे हैं और वो टॉक्सिन्स जो हैं शरीर में ही जमा होते जा रहे हैं। वो जमा होके कहीं पे भी आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये जमा हुआ फ्लेम जो है, ये स्टैग्नेशन जो है अगर आपके जॉइंट्स पे आती है, तो फिर आपको ये जॉइंट्स में पेन देती है। आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है और फिर आपके जॉइंट्स टेढ़े हो जाते हैं। कहीं पे आपकी टाँगें टेढ़ी हो रही हैं, कहीं पे आपके ये पैरों में भी एक बनियन जो है, आपकी हड्डी बढ़ने लग जाती है। आपके हाथों में हड्डियाँ बढ़ने लग जाती हैं। तो किसी भी जॉइंट पे हड्डी आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है या टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली वो है जो किडनी ने टॉक्सिन्स नहीं निकाले। ये सारे टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में जो आप नहीं निकाल पा रहे हैं। और ये क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि आपकी लिम्फ जो है, वो लिम्फ भी एक किस्म से जो है कमज़ोर है। आपने अपनी लिम्फ पे ध्यान नहीं दिया, तो आपने प्रॉपर एक्सरसाइज़ नहीं की, तो अगर आप एक्सरसाइज़ कम करेंगे, बॉडी को सर्कुलेशन कम देंगे, उसको टॉक्सिन्स एक्सपेल होने, क्योंकि स्वेट भी एक फॉर्म ऑफ टॉक्सिन है। अगर आपने पसीना नहीं निकाला अपने जिस्म से, आपने वर्कआउट नहीं किया, किसी भी रूप में, चाहे आपने योगा नहीं किया, अगर आपने अपनी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दी, तो उसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं और वो जब जमा होते हैं, तो वो किसी न किसी ऑर्गन पे इफ़ेक्ट मारेंगे। या तो ऑर्गन पे इफ़ेक्ट आएगा या ब्लड पे इफ़ेक्ट आएगा या जॉइंट्स पे इफ़ेक्ट आएगा। ये सब इंटर रिलेटेड हैं। तो ये आपके जो है जब प्रॉब्लम आपके जॉइंट्स पे अटैक करती है फ्लेम या टॉक्सिन्स आपके जॉइंट्स पे अटैक करते हैं, तो फिर आपको जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर यहाँ पे जो है उसकी ट्रीटमेंट दी गई है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्राइमरी पॉइंट है तो UB58 है। फिर पेन को आपने रिड्यूस करना है क्योंकि पेन ज़्यादा होगी, क्योंकि वात का रोग है ये, तो यहाँ पे पेन तो होगी आपको। तो LI11 और ST36 का यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दिया गया है। फिर इसमें कौन-सा ग्रुप आपने पहले मॉर्निंग में ट्रीट करना है, फिर इवनिंग में कौन-सा ट्रीट करना है, तो उसके बारे में ये दिया गया है। और फिर इस यहाँ पे फ्लेम जो है अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमने पढ़ा है वात, पित्त और कफ के बारे में। तो ये फ्लेम जब ये जो है कफ जो है आपकी अगर दूसरे
आई डोंट नो अब उसको क्या कहेंगे, वात पित्त के साथ अगर कंबाइन हो जाती है तो ये आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जैसे फ्लेम अगर वात के साथ मिल जाए तो आपको ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस हो जाएगा। और यही फ्लेम अगर हीट के साथ कन्वर्ट हो गई, उसके हीट के साथ फ्लेम प्लस हीट, उसकी वजह से आपको येलो और स्टिकी फ्लेम आ जाएगी लंग्स में या स्टमक में। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम गर्म भोजन खा रहे हैं या बहुत गर्म भोजन खा रहे हैं, इन दोनों स्थितियों में, या हम बहुत स्मोक कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है येलो और स्टिकी फ्लेम हो जाती है अब लंग्स और स्टमक में। स्टमक में इसलिए होती है क्योंकि हम जो भी खाते हैं सबसे पहले वो हमारे, चाहे हम पानी पियेंगे तो भी स्टमक में जा रहा है, अगर हम कुछ खा रहे हैं तो भी स्टमक में जा रहा है, तो स्टमक को जो है सबसे पहले वो चीज इफेक्ट कर रही है। तो लंग्स के साथ साथ जो है वो स्टमक पे इफेक्ट कर रही है, तो इसलिए आप उसको इंटर रिलेशनशिप उसका समझ सकते हैं। फिर अगर ये कोल्ड के साथ कंबाइन होती है, कि फ्लेम अगर कोल्ड के साथ कंबाइन हो रही है, तो व्हाइट फ्लेम आ रही है लंग्स या स्टमक में। कोल्ड का मतलब ये एक तो कोल्ड कंडीशन है जैसे आपको ठंड लग गई। दूसरा कोल्ड कंडीशन ये है कि जैसे आपकी उम्र ज्यादा है तो उसमें आपकी बॉडी में कोल्डनेस ऑलरेडी ज्यादा है। तो उस केस में अगर आप मतलब बॉडी को हीट नहीं दे रहे हैं, आपकी बॉडी में ब्लड प्रॉपर नहीं चल रहा, क्योंकि बॉडी में जो ब्लड की वजह से हीट है हमारी बॉडी में, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, तो वो ये किडनी और हार्ट का हमने रिलेशनशिप समझा था लाइफ सब्सटेंस में, कि हार्ट की वजह से और किडनी की वजह से बॉडी में एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो अगर इन दोनों में कोई कमी है तो बॉडी में कोल्डनेस आ जाती है, और उस कोल्डनेस की वजह से क्या होता है, व्हाइट फ्लेम आती है आपके लंग्स में और स्टमक में। फिर अगर ये ह्यूमिडिटी के साथ कंबाइन होती है, फ्लेम और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बेसिकली कहाँ है, आपके लंग्स में, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा है वाटर वेपर आपकी बॉडी में, उसके बाद है किडनीज में। तो अगर फ्लेम ह्यूमिडिटी क्रिएट कर रही है, अगर आप ह्यूमिडिटी, जैसे आपके लंग्स कमजोर हो रहा है या आपकी किडनी कमजोर हो रही है, तो ह्यूमिडिटी बन रही है आपकी बॉडी में, वहां पे नमी बढ़ गई है आपके शरीर में। तो अगर ये कंडीशन आती है तो उसमें वाटरी फ्लेम आ जाती है आपके लंग्स में या स्टमक में। फ्लेम अगर ची के साथ, अगर फ्लेम और ची में प्रॉब्लम आती है, जैसे ची आपकी पूरी मूव नहीं कर रही है बॉडी में, एनर्जी मूव नहीं हो रही है आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ फ्लेम, तो वो स्टैग्नेशन इन हार्ट में आ जाता है। फिर फ्लेम प्लस वाटर की बात की गई है, कि अगर यही मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो उससे आपकी फ्लेम जो है थिन और वाटरी हो जाएगी। और ये वाटरी फ्लेम के फिर 4 टाइप्स इसमें दे दिए हैं, कि स्टमक और इंटेस्टाइन्स में ये पाया जाएगा, फिर हाइपोकॉन्ड्रियम में पाया जाएगा। हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन ये है जो आपकी साइड्स हैं बॉडी में, अगर आप हाथ रखेंगे अपनी कमर पे तो ये जितना भी रीजन है आपका, ये हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है आपका। तो इस रीजन में जो आपको पेन होनी शुरू हो जाएगी, या क्योंकि यहाँ पे अटक गए, एनर्जी अटक गई, उसको जगह नहीं मिल रही है मूव होने की, तो इसकी वजह से ये पेन क्रिएट करेगी क्योंकि स्टैग्नेशन हो रही। या आपकी हैंड्स और फीट में पाई जाती है, वहां पे आपको हेवीनेस महसूस होगी। और फिर आपके डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट्स में जो है थिन बॉटरी फ्लेम, ये वहां पे पाई जाती है, वहां पे ये रुकावट पैदा करती है। तो आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को देखते ही आप इस वाटरी फ्लेम को आप समझ सकते हैं, और उसमें आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपने आप को या पेशेंट को। अब जो हमारी हैंडबुक है, मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट और लूंगी। तो और जो हैंडबुक की जो स्क्रीनशॉट है, जो आप तो बाद में पढ़ लीजिएगा, बट मैं थोड़ा सा आपको उसका सिनॉप्सिस दे देती हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। जो हम 75% ऑफ स्प्लीन की जो हम बात की थी, कि अगर स्प्लीन कमजोर है तो वहां पे 75% ऑफ फ्लेम जो है या बलगम जो आपके शरीर में बन रही है, वो स्प्लीन की वजह से बन रही है। तो वो कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप समझेंगे कि स्प्लीन ची डेफिशिएंसी हो रही है कि स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी हो रही है। तो उसके सिम्टम्स क्या हैं ये हमें समझना जरूरी है, ताकि हम आगे डायग्नोसिस कर पाए अपनी भी और अपने पेशेंट की भी। तो जब स्प्लीन की डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसका जो है 15%, इसकी वजह से जो है 15% जो है बलगम बनता है आपके शरीर में। इस स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण 15% बलगम बनता है, और उसके मेन सिम्टम्स हैं कि इसमें बलगम दिखलाई नहीं देता है, मतलब ये इनविजिबल फ्लेम है, और ये बलगम हाथों, पैरों एवं पूरे शरीर में बॉडी फ्लूइड्स में रुकावट पैदा करता है। और इससे जो है रोगी को थकान लगी रहती है, और लोरी को लगता है कि कोई मेरे हाथ पैर दबा दे, तो उसको बहुत मजा आता है उसमें। आपने वैसे भी समझा होगा, जब हाथ पैर दबाने को रोगी कहता है तो रोगी को आराम मिलता है, तो मतलब वहां पे डेफिशिएंसी कंडीशन है। और उससे भी प्रोटोकॉल दिए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा नोट्स में। फिर उसमें स्प्लीन यार्न डेफिशिएंसी में क्या सिम्टम्स आते हैं, तो स्प्लीन यार्न डेफिशिएंसी के कारण 60% बलगम बनता है शरीर में। उससे रोगी को ठंड एवं कपकपी लगती है, और बलगम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यह बलगम चर्म के नीचे सूजन के रूप में दिखलाई पड़ता है। रोगी को भूख नहीं लगती, पतले दस्त लगते हैं तथा सब समय थकान लगती है। सारा खाया पिया हुआ बलगम बनने लगता है, तब वह मुंह से निकलने लगता है। फिर इसमें प्रोटोकॉल दिए गए हैं, अगर आपने बलगम को मुंह से निकालना है, बलगम को शरीर से निकालना है, तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं। फिर बलगम ज्यादा बन रहा है, आपको एकदम बहुत थिन वाटरी स्प्यूटम निकल रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है, तो उसको बंद करने के क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो दिए गए हैं सर ने। फिर दूसरा रीजन उसमें था, जैसे हमने स्प्लीन और लंग्स की बात की थी, लंग्स जो है उसकी वजह से 15% जो है बलगम आपके शरीर में बनता है,
तो उसके सिम्पटम्स क्या हैं? वाटरी स्प्यूटम विद कफ, मतलब खांसी के साथ पानी जैसा बलगम निकलना, छोटी सांस होना, मतलब आप सांस नहीं ले पाते हैं, छोटी छोटी सांस ले पाते हैं, बहुत जल्दी आप थक जाते हैं। आपको ये डेफिशिएंसी के जो सिम्पटम हमने पढ़े थे टी डेफिशिएंसी के चैप्टर में, जैसे आपको सर्दी जल्दी लग जाती है, आप बहुत टायर्ड महसूस करते हैं, आपकी वॉइस वीक हो जाती है, कफ के समान आपका ब्राइट व्हाइट कंप्लेक्शन हो जाता है, आपका अगर सफ़ेद चेहरा सफ़ेद पड़ रहा है, तो ये मत सोचिए कि आप सुंदर लग रहे हैं, मतलब ये है कि लंग्स में डेफिशिएंसी हो रही है। तो उसका भी जो है प्रोटोकॉल सर ने दिया गया है। फिर तीसरा रीज़न था किडनी का। किडनी जो है 10% जो है रीज़न है फ़्लेम बनने का शरीर में। तो उसके क्या है रीज़न सर ने बताए हैं। किडनी रक्त के टॉक्सिन्स को छानकर नहीं निकाल पाता है। ये टॉक्सिन्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनाइन आदि रक्त में बलगम बनाने लगते हैं। इससे रोगी को पैर, घुटने एवं कमर में ठंड लगने लगती है, पैरों में सूजन आ जाती है, भूख कम हो जाती है, पतले दस्त लगने लगते हैं और रोगी के पैर कमज़ोर हो जाते हैं। फिर इसकी भी ट्रीटमेंट सर ने दी गई है, जिसमें अगेन टोनिफिकेशंस जो है यहाँ पे पॉइंट्स दी हो रही हैं। फिर सर ने जो है 12 प्रोटोकॉल्स दिए हैं, इसमें 12 रीजंस दिए हैं आपको टाइप ऑफ फ्लेम के, और उसके डिजीज पैटर्न आप कैसे समझेंगे और उसकी ट्रीटमेंट्स क्या होनी चाहिए। जैसे आपको मैं एक दो बताऊं, जैसे रनी नोज विथ क्लियर वाटरी म्यूटस, मतलब आपको एकदम रनी नोज हो रही है, वाइट स्प्यूटम निकल रहा है और आपको छींकें भी आ रही हैं, उसके साथ कॉफ भी आ रही है और आपको ठंड बहुत लग रही है, आपकी गर्दन एकदम जकड़ रही है। तो उसका रीज़न क्या है? एक्सटर्नल विंड का अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड, मतलब आपको सर्दी लग गई है, आपको ठंड लग गई है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से फ्लेम बढ़ गया आपकी बॉडी में। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? सर ने वो दिया है। ऐसे ही उसमें डिफरेंट 12 पैटर्न सर ने दिए हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने शेयर किया हुआ है। फिर उसके बाद सर ने ट्यूबरकुलोसिस की खांसी के बलगम के उपचार के बारे में दिया है। फिर बलगम के प्रकार देखकर रोगी का पैटर्न का उपचार किया जाता है। स्प्लीन या डेफिशिएंसी का उपचार देने से बलगम बनना कम हो जाता है। और लास्ट पॉइंट सर ने लिखा है कि ट्यूबरकुलोसिस एवं अन्य बलगम संबंधी तकलीफों का उपचार कुछ दिनों तक संबंधित पैटर्न के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के अनुसार दिया जाता है। थोड़ा लाभ हो जाने पर बीच बीच में स्प्लीन या डेफिशिएंसी का भी उपचार 1 से 3 दिन तक किया जाता है, ताकि बलगम ना बने। पुनः संबंधित पैटर्न के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पर उपचार देने से बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाती है। और सर ने कहा है कि आप चैप्टर ट्रिटाइस 16 से चैप्टर 14 को अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको और डिटेल्स ये बलगम के बारे में या फ्लेम के बारे में मिल जाएंगी। तो ये जो है आप इसको अगर फ्लेम के साथ मिलके पढ़ेंगे इसको, तो आपकी क्लैरिटी बहुत हो जाएगी कि अगर स्प्लीन में डेफिशिएंसी है तो क्या आपको सिम्टम्स मिलेंगे, लंग्स में है तो क्या सिम्टम्स है, किडनी यार्न में डेफिशिएंसी है तो क्या सिम्टम्स हैं। तो ये हमें पता होने चाहिए, ताकि हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाएँ और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ईजिली समझने वाला चैप्टर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ बताइए। एक्सक्यूज मैम, लेट आई थी, मुझे बुक का नाम बताएंगे आप? सॉरी, कौन कौन सी सी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। है? कौन सी बुक का नाम बता दें। मैम ये चाइनीज एक्यूप्रेशर हैंडबुक है, मेरे ख्याल से उसकी वॉल्यूम 1 है, जो मैंने रेफर की थी इसके लिए। मुझे टाइटल तो याद नहीं है। जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हैंडबुक है ना, तो शायद वो चाइनीज ट्रीटमेंट हैंडबुक पार्ट 1 है। मेरे ख्याल से 6 सेमेस्टर 6 की है ना, मुझे लग रहा है। मतलब पेज नंबर कौन सा होगा? सर ये पेज नंबर 23 टू 26 है, मैंने सर को शेयर किया है, आप चिंता मत कीजिए, ये सर शेयर कर देंगे आपको ग्रुप में, आप उसी का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ओके जी, और कोई ठीक क्वेश्चन है आपको? थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। मैं तो बड़ी लेट अटेंड कर रही हूँ, मैं बाहर थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें जो सूचना आपसे जो जानकारी मिल रही है। थैंक यू मैम, मेरा बात थैंक यू। बहुत बहुत जानकारी मिली सच में। बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। दोबारा Thank you, भी ma'am. आप हमें दीजिए इसी तरह से लेक्चर। बिल्कुल मैम, एनी टाइम। हाँ, थैंक यू सो मच। आप अपना नंबर डालेंगे बीच में, क्योंकि आपको मैम कहीं ग्रुप में नंबर है मैम, अगर आप समवाई शिक्षा में चाहेंगे तो मैं ग्रुप में एडेड हूँ, आप वहाँ पे मेरा नंबर देख सकते हैं। क्योंकि मैं शायद ग्रुप में नंबर शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि शायद सर को बुरा लगेगा। तो आप वहाँ पे ग्रुप मेंबर या ग्रुप इन्फो में जाएंगे तो प्रीति अरोड़ा मेरा नाम है मैम, वहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू मैम। मैडम आप नाम पूछ रही थी जी मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। बहुत ही मैम अच्छा। थैंक यू।